आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं रीइंफोर्स्ड कंक्रीट की फ्लेक्चरल बिहेवियर को। यूनिवर्सिटी की क्लोजर से पहले हमने सर्विस लोडिंग बिहेवियर को डिस्कस किया था। अभी हम एक कंप्लीट बिहेवियर डिस्कस करेंगे, राइट फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द लोड अंटिल द अल्टीमेट स्टेज ऑफ लोडिंग अंटिल द फाइनल फेलियर। सो इसके लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ ये जेम्स के वाइट की बुक है, रीइंफोर्स्ड कंक्रीट मैकेनिक्स एंड डिज़ाइन। ये इसका चैप्टर 4, इसको मैं मेन टेक्स्ट यूज़ कर रहा हूँ। और एक और बुक है डिज़ाइन ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर्स बाय निल्सन, उसको मैंने कुछ जगहों पे वहाँ से रेफरेंसेस लिए हैं। बाकी मेनली हम इसको यूज़ करने जा रहे हैं। ये मैं जो इस वक्त आपको हैंड रिटन नोट्स शो कर रहा हूँ, ये बेसिकली मेरे लेक्चर नोट्स हैं। यानी लेक्चर नोट्स का मतलब है कि वो डाटा जो एक टीचर ने कलेक्ट किया होता है while गोइंग टू द क्लास, बिफोर गोइंग टू द क्लास, तो वो उस तरह का है, इस तरह का पैटर्न है इसका। नॉर्मली स्टूडेंट को जब पढ़ाना हो तो स्टूडेंट को हर चीज़ लिख के नहीं दी जाती। कुछ चीज़ें उसको बोर्ड पे लिख के दी जाती हैं और कुछ चीज़ें उसको ज़ुबानी समझाई जाती हैं। बट इस ऑनलाइन क्लास में ज़ाहिर है इस तरह से पॉसिबल नहीं है। तो ज़्यादातर चीज़ें मैंने जो आपको बतानी भी हैं ज़बानी, वो भी मैंने यहाँ पे लिखी हुई हैं ताकि आपके पास बाद में रिकॉर्ड रहे। सो स्टार्टिंग विद द इंट्रोडक्शन कि इस चैप्टर में बेसिकली कवर क्या करने जा रहे हैं। ये इस बुक के चैप्टर 3 जो है वहाँ पे मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया है, कंक्रीट को, स्टील को। तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि कैसे मटेरियल में चेंजेस और सेक्शन प्रॉपर्टीज़ में चेंजेस फ्लेक्चरल बिहेवियर को अफेक्ट करेंगे। फ्रॉम स्टार्ट टू फेलियर हम डिस्कस करेंगे। फिर हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे कि हमने ACI कोड की मेथड्स को यूज़ करते हुए कैसे नॉमिनल मोमेंट कैपेसिटी निकालनी है, नॉमिनल फ्लेक्चरल स्ट्रेंथ कैसे निकालनी है, ये अल्टीमेट स्टेज पे जो मोमेंट सेक्शन कैपेसिटी है उसको किस तरह से कैलकुलेट करना है यूजिंग ACI कोड। ये जो प्रोसीजर हम यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं, यही प्रोसीजर हम उन कॉलम्स के लिए भी यूज़ करते हैं जो एक्सियल और बेंडिंग लोड्स दोनों जिनके ऊपर लग रहे हों। ये बेसिकली हम PRC2 में कवर करते हैं ये वाला टॉपिक, बट उसका बेस भी यही है जो अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। नेक्स्ट एक यहाँ पे मैंने सिर्फ लिख दिया है कि 4-1 को हमने एक्सप्लेन करना है। बेसिकली इस की मैं बात कर रहा हूँ इसमें इस फिगर में ये डिस्कस हुआ है कि कैसे एक स्लैब सिस्टम लोड कैरी करता है। यहाँ पे एक पर्टिकुलर स्लैब सिस्टम की बात हुई जिसमें इसको हम 1 वे स्लैब कह सकते हैं। तो ये जो स्लैब है ये 1 वे स्लैब है। इसका अगर आप पैनल देखें तो इसमें तो कंप्लीट स्लैब पैनल तो खैर शो नहीं किया गया, सिर्फ एक जो रिक्वायर्ड है यहाँ पे उसी को शो किया गया। ये स्लैब है, उसके नीचे ये बीम है, ये भी बीम है, और ये 4 जो है वो कॉलम्स हैं। जब आप एक लोड P यहाँ पे लगाते हैं तो वो लोड P आल्दो ये जो स्ट्रिप शो की गई है ये भी उसी तरह की स्लैब है जिस तरह से बाकी स्लैब दिखाई गई है। ये डिफरेंट नहीं है, लेकिन एक रिप्रेजेंटेटिव स्ट्रिप दिखाई गई है कि वो जो जहाँ पे लोड लगता है उसकी इमीडिएटली सराउंडिंग जो विड्थ होती है स्लैब की वो रिस्पॉन्ड करती है उस लोड को कैरी करने में। तो अगर हम लोड देखें तो एक तो लोड लग रहा है स्लैब का अपना सेल्फ वेट। इस पर्टिकुलर केस में अगर हम इस विड्थ को डिस्कस कर रहे हैं तो इस विड्थ का अपना सेल्फ वेट, और ये जो P लोड है ये इस पर एक्ट कर रहे हैं। इस स्ट्रिप को सपोर्ट क्या चीज़ कर रही है, बीम का ये पार्ट जिसके साथ ये इन कांटेक्ट है। तो ये बीम इसको एज रिएक्शंस प्रोवाइड करता है टू सपोर्ट दिस स्ट्रिप ऑफ दी स्लैब, और वो स्लैब बेसिकली लोड कर रहा है इस बीम को इन जगहों पे जहाँ इसके साथ ये इन कांटेक्ट है। तो ये जो स्लैब स्ट्रिप का लोड B पॉइंट पे इस बीम पे ट्रांसफ़र होता है और C पॉइंट पे इस बीम पे ट्रांसफ़र होता है। तो ये दोनों बीम्स अल्टीमेटली इस तरह की जो और भी स्ट्रिप्स आप कंसिडर कर सकते हैं उन सब का लोड
अल्टीमेटली ट्रांसफ़र कर उनका लोड इस बीम को जा रहा होता है। अब ये बीम कैसे रेजिस्ट करता है इस लोड को? इस बीम को ऊपर से लोड कर रही है स्लैब, और अगर बाहर से और कोई लोड लग रहा है वो, और प्लस इसका अपना सेल्फ वेट। तो ये इसको रिएक्शन कौन प्रोवाइड कर रही है? ये कॉलम्स जिसके साथ जिसको ये इसको सपोर्ट कर रहे हैं। ये कॉलम्स के ऊपर यही जो रिएक्शंस हैं बेसिकली यहाँ पे, और यहाँ पे जो रिएक्शन आएगा इस बीम का, यही एज, और वो जो रिएक्शन होगी वो वर्टिकल फोर्स भी होगा और साथ में मोमेंट भी रिएक्शन होगा, क्योंकि ये कॉलम और बीम जो है वो मोनोलिथिकली कास्ट हुए हैं, तो ये मोमेंट को रेजिस्ट करेंगे। कंटिन्यूटी है यहाँ पे। तो वो जो रिएक्शन बीम को प्रोवाइड कर रही है कॉलम, वही रिएक्शंस यानी एक लोड और एक मोमेंट इस कॉलम पे ट्रांसफ़र होगा। तो इस तरह से ये कॉलम जो है वो एक्सियल और बेंडिंग मोमेंट दोनों को सब्जेक्टेड होगा। सो ये बेसिकली डिस्कस हम कर रहे हैं कि कैसे एक बीम जो है कैसे एक स्लैब सिस्टम लोड कैरी करता है। इस पर्टिकुलर केस में ये जो स्लैब्स हमने यहाँ पे दिखाई है, इस स्लैब ने सिर्फ इस डायरेक्शन में लोड कैरी किया, क्योंकि इसको यहाँ से कोई सपोर्ट नहीं है, यहाँ से भी कोई सपोर्ट नहीं है, बस इन दो बीम्स के ऊपर, बस ये दो, ये बीम है, ये बीम है, और ये 4 कॉलम्स हैं, और कोई बीम यहाँ पे नहीं है। तो इस वजह से अब ये ज़ाहिर है कि इसी डायरेक्शन में ही लोड ट्रांसफ़र कर सकती है, यही इसका स्पैन बनेगा। इधर तो ये कोई सपोर्ट है ही नहीं जिसके ऊपर ये लोड ट्रांसफ़र कर सके और ये इसका स्पैन बन सके। तो ये एक ही डायरेक्शन में, यही इसका एक ही स्पैन है, एक ही डायरेक्शन में ये लोड ट्रांसफ़र कर रही है इस डायरेक्शन में। तो ये इसको हम इसलिए इसको हम वन वे स्लैब कह रहे हैं। ये वन वे स्लैब की यहाँ एक पर्टिकुलर एग्जांपल डिस्कस हुई है। वन वे स्लैब के लिए ज़रूरी नहीं कि सिर्फ बीम्स अगर इस तरफ और इस तरफ हैं और यहाँ बीम्स है ही नहीं तो फिर ही वो वन वे स्लैब हो। अगर स्लैब पैनल यहाँ बन जाए, यहाँ यानी बीम कंप्लीट, यहाँ भी बीम हो, यहाँ भी बीम हो, लेकिन जो एस्पेक्ट रेशो है यानी लॉन्गर ओवर शॉर्टर, ये टू से ग्रेटर हो जाए, तब भी ये वन वे एक्शन करता है, तब भी ये सिर्फ शॉर्टर डायरेक्शन में मोस्ट ऑफ द लोड को ट्रांसफ़र करता है। इस पर्टिकुलर केस में तो ये 100% लोड इस डायरेक्शन में कैरी कर रहा है, इस डायरेक्शन में कोई लोड ट्रांसफ़र नहीं हो रहा। सो ये कम्प्लीटली एक वन वे स्लैब है। टू वे स्लैब कब बन सकता था? अगर फॉर एग्जांपल या तो आप यहाँ पे भी बीम लगाते जिस तरह ये यहाँ बीम्स लगे हुए हैं, और जो एस्पेक्ट रेशो है एस्पेक्ट रेशो की टर्म मैंने यूज़ की, लॉन्गर टू शॉर्टर। नॉर्मली हम जब एस्पेक्ट रेशो की बात करते हैं तो शॉर्टर और लॉन्गर की बात करते हैं, और उस केस में फिर जो लिमिटिंग वैल्यू है बिटवीन वन वे एंड टू वे वो 0.5 होती है, यानी शॉर्टर ओवर लॉन्गर। अगर 0.5 या इससे ग्रेटर है तो ये टू वे स्लैब बन जाएगी, या दूसरे अल्फाज में लॉन्गर और शॉर्टर जो है वो 2 से कम हो तो फिर ये वन वे स्लैब कहलाएगी। एनीवेज आपको पता है कि वन वे और टू वे का बेसिकली डिफरेंस है कि एक जो स्पैन है वो दूसरे साइड के स्पैन, एक स्पैन दूसरे स्पैन साइड से 2 गुना बड़ा या 2 गुना बड़ा ना हो, लॉन्गर साइड दूसरी शॉर्टर साइड से। सो एनीवेज या तो ये कि आप फिर चारों तरफ बीम्स लगाते हैं टू वे एक्शन के लिए, और जो लॉन्गर और शॉर्टर है वो 2 से कम रहता है, या शॉर्टर और लॉन्गर 0.5 से ग्रेटर रहता, तो उस केस में तो ये वन वे स्लैब टू वे स्लैब बन जाती है। लेकिन अगर एक साइड पे भी, या दूसरा तरीका ये कि ये बीम भी हटा दें और स्लैब को डायरेक्टली कॉलम्स के ऊपर रख लें, स्लैब रेस्टिंग डायरेक्टली एंड कॉलम्स। ये भी PRC2 का टॉपिक है बेसिकली, लेकिन उस केस में भी ये स्लैब दोनों तरफ अपना लोड ट्रांसफ़र करेगा। इस चैप्टर में जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो बीम्स और वन वे स्लैब्स को डिस्कस करेंगे दोनों का। इस चैप्टर में हम सिर्फ एनालिसिस डिस्कस करेंगे, डिज़ाइन हम नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे। बेसिक डिफरेंस क्या है एनालिसिस और डिज़ाइन का? एनालिसिस में हमें क्रॉस सेक्शन गिवन होता है FC प्राइम FY, और इन्फोर्समेंट साइज़ और लोकेशन का ये कंप्लीट डिटेल्स हमें गिवन होती है, और हमने फाइंड क्या करना होता है, फाई MN डिज़ाइन कैपेसिटी आप इसको कह लें, या रिड्यूस नॉमिनल मोमेंट कैपेसिटी। डिज़ाइन में इसके अपोजिट होती है सिचुएशन। हमें एक गिवन लोडिंग जो कि ख़ुद हमें बेसिकली इस्टेब्लिश करनी होती है बेस्ड ऑन जो हमने डिस्कस किया है प्रीवियस लेक्चर, जिसमें हम लोडिंग्स की बात कर रहे थे
कि बीम पे लोड कैसे कैलकुलेट करना है। अगर वो बीम एक स्लैब सिस्टम का पार्ट है तो अल्टीमेटली उसका रिज़ल्ट क्या होता है, हमें उस बीम का MU पता लग जाता है जिसके अगेंस्ट हमने डिज़ाइन करना है। अगर एक सिंपली सपोर्टेड बीम है तो उसमें एक ही जगह पे यानी जो सेंटर में सेंटर मिड स्पैन के ऊपर जो मोमेंट है वही उसको उसी के ऊपर वो डिज़ाइन होगा। कंटिन्यूस बीम है तो डिफरेंट क्रिटिकल सेक्शंस लेने होंगे जो बाद में डिस्कस करेंगे। बट एनीवेज डिज़ाइन में हमें जो नॉन होगा वो MU होगा। बेसिकली खुद कैलकुलेट करना होगा, बट देयर आर गाइडलाइंस टू कैलकुलेट जो हम कैलकुलेट डिस्कस कर चुके हैं। रिक्वायर्ड क्या होगा, हमें एक क्रॉस सेक्शन डिसाइड करना होगा। उस फॉर एग्जाम्पल अगर रेक्टेंगुलर का सेक्शन की बात करें तो हमें विड्थ और डेप्थ डिसाइड करनी होंगी। विड्थ और टोटल डेप्थ FC प्राइम FY हमें चूज़ करना पड़ेगा खुद। ऑल्दो अक्सर डिज़ाइन के प्रॉब्लम में ये दे दिया जाता है आपको एकेडमिक प्रैक्टिस के लिए, बट एक्चुअली यू नीड टू डिसाइड दीज वैल्यूज़ FC प्राइम एंड FY। रीइंफोर्समेंट, ये इससे मेरी मुराद कि कितना एरिया ऑफ रीइंफोर्समेंट आपने देना है, लोकेशन क्या होगी, उसकी साइज़ डिसाइड करना एंड सो ऑन। एनालिसिस और डिज़ाइन में कुछ मेजर डिफरेंसेस हम बात कर रहे हैं तो यूनिक सोल्यूशन होता है एनालिसिस का। इस FIMN का एक यूनिक आंसर आएगा। डिज़ाइन में मैनी पॉसिबल सोल्यूशंस होंगे। फॉर एग्जांपल अगर एक बंदा क्रॉस सेक्शन थोड़ा छोटा ले लेता है तो उसकी रीइंफोर्समेंट थोड़ी ज़्यादा निकल आ सकती है। दूसरा बंदा क्रॉस सेक्शन थोड़ा बड़ा ले ले तो उसकी रीइंफोर्समेंट थोड़ी कम आ सकती है। इसी तरह आप डिस्कस करते हैं। एक बंदा 40 ग्रेड स्टील यूज़ करता है, एक बंदा 60 ग्रेड स्टील यूज़ करता है। दोनों सही डिज़ाइन करेंगे, दोनों सही सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे होंगे, बट मैनी पॉसिबल सोल्यूशंस आर पॉसिबल एंड ऑल ऑफ देम मे बी करेक्ट। ईजी है एनालिसिस क्योंकि एक फिक्स्ड आंसर आना है बस, दैट्स सिंपल। डिफ़िकल्ट है डिज़ाइन इस बेस पे कि यू हैव टू टेक केयर ऑफ लॉट ऑफ डिसीजंस एंड ये बेसिकली हम डिस्कस करने जा रहे हैं हाउ दिस इज़ डिज़ाइन में, क्योंकि मैनी फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं। सो यू नीड टू बी वेरी गुड एट अंडरस्टैंडिंग हाउ चेंजेस एंड मटेरियल एंड सेक्शन प्रॉपर्टीज़ अफेक्ट फ्लेक्चरल बिहेवियर। यानी ये मटेरियल प्रॉपर्टीज़ हैं FC प्राइम और FY, और क्रॉस सेक्शन से मुराद उसकी डायमेंशंस और उसके अंदर जो आपके पास रीइंफोर्समेंट है, उसका एरिया, उसकी लोकेशन, उसका साइज़, हाउ दीज फैक्टर्स अफेक्ट फ्लेक्चरल बिहेवियर। अगर ये आपको समझ आता है जो अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं, यू कैन बी अ गुड डिज़ाइनर, यू कैन मेक गुड डिज़ाइन डिसीजंस। otherwise you can learn the blind process, but you won't be able to make good decisions. Now required strength and design strength. Design में you are very familiar with such expressions. बीम के केस में ये मोमेंट के फॉर्म में आ जाती है, यानी phi mn is should be equal to or greater than MU. So इसमें क्या चीज़ें हैं, you understand them very well. Phi is something that accounts for strength reduction factor. MN is the nominal strength. बाकी phi में क्यों हमें लगाना पड़ता है, because possible variations in dimensions, material strengths and possible inaccuracies in strength equation, जो हम MN जिससे कैलकुलेट करने जा रहे हैं उनमें possible inaccuracies को अकाउंट करने के लिए। और MN क्या चीज़ है, नॉमिनल मोमेंट स्ट्रेंथ है। ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, कंप्यूटेड फ्रॉम नॉमिनल डायमेंशंस जो ड्राइंग्स पे शो होती हैं। स्पेसिफाइड मटेरियल स्ट्रेंथ्स, स्पेसिफाइड का वर्ड इसमें इंपॉर्टेंट है। एक्चुअल स्ट्रेंथ्स ये नहीं होती, ये स्पेसिफाइड होती हैं। एक्चुअल इससे नॉर्मली ग्रेटर होती हैं। और कोड इक्वेशन से ACI कोड हम यूज़ करेंगे, ACI 318, ये उसकी SI वर्जन, ये मेरे पास US कस्टमरी वर्जन, आई होप आई हैव शेयर्ड देम ऑलरेडी विद यू। तो ये हमें नॉमिनल डायमेंशंस और से क्यों करना पड़ता है, जो ड्राइंग्स पे हम शो करते हैं, एक्चुअल से क्यों नहीं कर सकते। या इसी तरह ये मटेरियल स्ट्रेंथ हम एक्चुअल से क्यों नहीं करते, इसकी वजह ये कि ये डिज़ाइन हमें एग्जीक्यूशन से पहले ही करना पड़ता है ना। फिर जाके हम डिज़ाइन होगा तो फिर पहले डिज़ाइन होगा तो फिर हम एग्जीक्यूट करेंगे ना, फिर एक्चुअल डायमेंशंस साइट पे बनेंगी। या इसी तरह मटेरियल की भी ऐसे ही है। जब एग्जीक्यूशन के स्टेज आएगा तो उसी वक्त ही मटेरियल की स्ट्रेंथ को, या मसलन कंक्रीट के सिलेंडर्स बोर करके आप चेक कर सकते हैं। एनीवेज लोड्स कम्बिनेशन एंड लोड फैक्टर्स, ये शुरू में भी हमारी बहुत डिस्कशन हो चुकी है शुरू के लेक्चर्स में कि हम लोड
लोड कम्बिनेशंस और लोड फैक्टर्स को ये सब ऑलरेडी स्टील में भी पढ़ चुके हैं, कंक्रीट में भी आप यूज़ करते रहें। सो ये लोड कम्बिनेशन से लोड फैक्टर्स के हवाले से एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि देखिए लोड एक स्ट्रक्चर पे कितना लग रहा है, मैं सेल्फ वेट की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक जनरल बात कर रहा हूँ कि उसके अलावा जो लोड्स हैं वो इस पे नहीं डिपेंड करता कि आप स्ट्रक्चर स्टील से बना रहे हैं या वुड से बना रहे हैं या कंक्रीट से बना रहे हैं। मतलब एक ब्रिज आप बनाने लगे, डजन ब्रिज आप जिस स्टील का बनाएं या कंक्रीट का बनाएं, उस पर लोडिंग तो जो उसके यूज़ है ब्रिज का उस पर डिपेंड करेगा ना। इस पे तो नहीं डिपेंड करेगा कि आप वुड का बनाएं। तो ये तो अलग बात है ना कि आप लोडिंग को देख के फिर आप एक डिसाइड कर लेते हैं कि यहाँ पे वुड का बनाया जा सकता है या नहीं बनाया जा सकता, यहाँ पे स्टील का बेहतर रहेगा या कंक्रीट का। लेकिन एक्चुअली तो लोडिंग इस पर डिपेंड नहीं करती। इसलिए ये एक ही ACI कोड, अमेरिकन कंक्रीट इंस्टीट्यूट का जो ACI 318 जो हम डिज़ाइन कोड जिसको हम बोलेंगे, इसमें और जो ASCE के जो डॉक्यूमेंट्स हैं, AISC अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ स्टील कंस्ट्रक्शन, ये दोनों एक ही सोर्स से अपने ये वाला पार्ट लेते हैं, लोड कम्बिनेशन से लोड फैक्टर्स। उस स्टैंडर्ड का नाम है स्टैंडर्ड फॉर मिनिमम डिज़ाइन लोड्स फॉर बिल्डिंग्स एंड अदर स्ट्रक्चर्स। इसको ASCE SEI की कमेटी इसको लुक आफ्टर करती है, इसको बिल्ड करती है, और यही हम लोड कम्बिनेशन स्टील में भी यूज़ करते हैं, कंक्रीट में भी यूज़ करते हैं। पॉजिटिव एंड नेगेटिव मोमेंट्स, ये वही बेसिक चीज़ है जो आप पढ़ते रहे हैं। आपने अभी तक जितना स्ट्रक्चरल एनालिसिस किए, आपने यही कन्वेंशन यूज़ किए कि आप सैगिंग को पॉजिटिव और हॉगिंग को नेगेटिव लेते हैं। फॉर्चुनेटली इस बुक में भी यही कन्वेंशन यूज़ की गई है कि सैगिंग को पॉजिटिव लिया गया है और हॉगिंग को नेगेटिव लिया गया है। सैगिंग को पॉजिटिव लेने का एक और जो वर्डिंग इस बुक में यूज़ हुई है, मैं उसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सैगिंग जब होती है तो टॉप पे कंप्रेशन और बॉटम पे टेंशन आती है। तो हम ये भी कह सकते हैं सैगिंग को पॉजिटिव लेने का मतलब, सैगिंग को पॉजिटिव लेना ये भी हम कह सकते हैं, या इसी को रीवर्ड हम ऐसे भी कर सकते हैं कि हम मोमेंट को पॉजिटिव लेंगे अगर वो टॉप फेस ऑफ द बीम पे कंप्रेशन प्रोड्यूस कर रहा हो, यानी सैग कर रहा हो, वही बात है। और हॉगिंग उसके अपोजिट। और प्लॉट हम अपवर्ड पॉजिटिव करेंगे, जिस तरह से नॉर्मली हम XY के साथ हमारी आदत है राइटवर्ड और अपवर्ड पॉजिटिव लेने के, तो हम यहाँ भी यही करेंगे। सो वही, नथिंग न्यू, ऑलरेडी नो दिस। दस रिइंफोर्समेंट। हाँ, अब एक चीज़ रह जाएगी जो कि कंक्रीट को डिज़ाइन करने से रेलेवेंट है। अगर मैं फॉर एग्जांपल एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, उस पर एक UDL लग रहा है और उसका ये बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है, तो अब ये मैंने पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ किया है ना, अब ये अपवर्ड मैं ड्रॉ कर रहा हूँ इसको। इसमें रीइंफोर्समेंट जो मैं डालता हूँ वो बीम के बॉटम में डालूंगा, क्योंकि बॉटम में टेंशन प्रोड्यूस होगी। इसका मतलब ये है कि इस साइन कन्वेंशन के मुताबिक अगर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ हुई है, जो हमने अभी डिस्कस किया है कि हम सैगिंग को पॉजिटिव और पॉजिटिव को हम अपवर्ड प्लॉट करें, तो इसका मतलब ये है कि अगर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम सेंटर के यानी 0 लाइन के ऊपर ड्रॉ हुई है, लाइन ऊपर है आपके, तो रीइंफोर्समेंट इसके अपोजिट साइड यानी बॉटम वाली साइड पे प्रोवाइड की जाएगी। अगर ये नेगेटिव मोमेंट होता तो हम लाइन को नीचे वाली साइड पे ड्रॉ करते, और ज़ाहिर है नेगेटिव मोमेंट होता तो इसका मतलब कि टॉप पे टेंशन आती, बॉटम पे कंप्रेशन। अब जहाँ टेंशन आनी हो वहीं पे उस साइड पे हम स्टील प्रोवाइड करते हैं। तो उस केस में अगर ये लाइन नीचे होती बिलो 0 लाइन, तो हमें स्टील ऊपर देना पड़ता था। यानी हमें इस साइन कन्वेंशन में एक काइंड ऑफ डिफ़िकल्टी आप इसको कह लें कि जहाँ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की लाइन जा रही है, रीइंफोर्समेंट उसके अपोजिट साइड पे। इस वजह से कुछ बुक्स ने ये रीइंफोर्स कंक्रीट डिज़ाइन की कुछ बुक्स ने ये कन्वेंशन अडॉप्ट किया है कि वो इसके यानी वो हॉगिंग को पॉजिटिव लेते हैं। यानी हॉगिंग को पॉजिटिव लेने का मतलब क्या है, आप इसको नेगेटिव समझते हैं। अगर आप हॉगिंग को नेगेटिव लेते हैं तो आप जिसको हम अभी पॉजिटिव कह रहे हैं, इसको आप नेगेटिव समझते हैं। और इसका एक फ़ायदा ये होता है कि आप जस्ट उसको देखने से, बेंडिंग डायग्राम को देखने से, आप जहाँ जहाँ बेंडिंग डायग्राम की लाइन जा रही है उसी साइड पे आपको रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करना पड़ रहा है। तो क्विकली आप डिसाइड कर लेते हैं कि मैंने रीइंफोर्समेंट किस डायरेक्ट ऊपर देनी है या नीचे देनी है। लेकिन खैर हम इसमें ये वाली कन्वेंशन यूज़ करेंगे जो पहले डिस्कस किए। सैम्पल्स एंड नोटेशंस के लिए ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, और इसको यहाँ पे इस बुक में यहाँ पे चूँकि ये जो है फ्लेक्चर को यहाँ पे फर्स्ट टाइम डिस्कस कर रहा है, ये वाली बुक
फर्स्ट टाइम डिस्कस कर रही है इस चीज़ को, तो इसलिए उसने यहाँ पे सैम्पल्स को लिस्ट डाउन कर दिया और उनको डिस्क्राइब कर दिया। ये सैम्पल्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एक चीज़ जो डी टी यहाँ लिखी गई है वो डी तो हम कहते हैं कंप्रेशन फेज से। अच्छा, इससे पहले एक चीज़ देख लें, ये जो डायग्राम ड्रॉ हुई है ये पॉजिटिव मोमेंट है, यानी पॉजिटिव मोमेंट का मतलब है कंप्रेशन ऑन टॉप, सैगिंग जिसको आप कहते हैं, ऊपर कंप्रेशन नीचे टेंशन, इसलिए नीचे टेंसाइल स्टील का एरिया दिया हुआ है। और ये अपोजिट है, यानी इसमें कंप्रेशन नीचे है, टेंशन ऊपर, इसलिए टेंसाइल स्टील ऊपर दिया हुआ है इस केस में। इसमें आपको ये इससे तो आप फेमिलियर हैं, बीम का जो वेब जिसको आप जो आपको बीम नज़र आती है, ये ऊपर जो है ना ये स्लैब है। ये हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं जस्ट यहाँ पे आपको ब्रीफली बता दूँ कि ये जो पार्ट आपको नज़र आ रहा है ये बेसिकली स्लैब है। एक एक्शन है उसको हम कहते हैं टी बीम एक्शन। वो उसका मतलब ये होता है कि चूँकि बीम और स्लैब एक ही टाइम पे हम पोर करते हैं, तो ये मोनोलिथिक होते हैं, कंटिन्यूस होते हैं। तो स्लैब का जो कुछ पार्ट है वो बीम के साथ ऐसे एक्ट करता है जैसे वो बीम का पार्ट हो, यानी इंटीग्रल एक्शन होता है स्लैब और बीम का। तो बीम की डायमेंशंस को आप, इफ़ यू वांट टू कंसिडर टी बीम एक्शन, यू कैन कंसिडर सम पार्ट ऑफ द स्लैब। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक्स में से एक टॉपिक है, लेकिन यहाँ पे मैंने इसलिए आपको बताना था कि ये आपको पता चले कि ये क्या चीज़ ड्रॉ हुई है जो यहाँ पे नज़र आ रही है। तो ये टी की शक्ल बनी, टी बीम है, बट इस केस में ये जो फ्लैंज इसका बनेगा, जो स्लैब है बेसिकली ये इसका फ्लैंज के तौर पर एक्ट कर रही है, फ्लैंज इस केस में टेंशन में है। तो ये चीज़ डिस्कस करने के बाद ये जो डी है ये आपको पता है कंप्रेशन फेज से टेंशन स्टील के सेंट्रॉइड तक का डिस्टेंस है। डी टी क्या चीज़ है? डी टी ये भी इसी से स्टार्ट होती है कंप्रेशन फेज से, लेकिन ये एक्सट्रीम जो लेयर हो टेंशन की, अगर मसलन ज़्यादा लेयर्स भी तो हो सकती है ना टेंशन रीइंफोर्समेंट की, तो उस टेंशन रीइंफोर्समेंट की जो एक्सट्रीम लेयर है उसका डिस्टेंस को डी टी से रिप्रेजेंट करें। ये थोड़ा सा बड़ा होता है डी टी से अगर 2 लेयर्स हो। अगर सिंगल लेयर हो तो फिर डी और डी टी बराबर। यहाँ पे अब इसका कंप्रेशन फेस ये है, तो यहाँ से डिस्टेंसेस लिए जाएंगे डी और डी टी इस केस में इक्वल हैं, बिकॉज देयर इज़ ओनली 1 लेयर ऑफ टेंशन स्टील। बी डब्ल्यू की टर्म हम यूज़ करेंगे, डब्ल्यू फॉर वेब। जब टी बीम की बात हो रही हो तो फिर रेक्टेंगुलर बीम के केस में तो एक कांस्टेंट विड्थ होती है ना, सो यू डोंट हैव टू डिफरेंशिएट बिटवीन, यू डोंट हैव टू यूज़ मोर सैम्पल्स। एक टी बीम के केस में वेब की विड्थ डिफरेंट होती है और फ्लैंज की डिफरेंट होती है, तो इसलिए हम इस डिस्टिंग्विश करने के लिए बी डब्ल्यू और ये बी ई लिखा हुआ है, लेकिन बी एफ है, एफ फॉर फ्लैंज, विड्थ ऑफ द वेब एंड विड्थ ऑफ द फ्लैंज। ये कितनी होती है फ्लैंज की विड्थ, ये एसीआई की इक्वेशन हम एक यूज़ करते हैं, वी विल डिस्कस इट लेटर। तो इसलिए ये बी डब्ल्यू और बी एफ को अलग से यहाँ पे डिस्कस किया गया है। ए एस प्राइम क्या चीज़ है? नॉर्मली हम स्टील प्रोवाइड करते हैं टेंशन वाली साइड पे, बट इस टॉपिक को समझने के बाद आपको पता चल जाएगा कि समटाइम्स वी नीड टू प्रोवाइड स्टील इवन इन द कंप्रेशन जोन, जैसे यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है। सो उस स्टील को हम के एरिया को हम एस प्राइम से रिप्रेजेंट करते हैं, और टॉप फेस से कंप्रेशन फेस से कंप्रेशन स्टील के सेंट्रॉइड तक का डिस्टेंस को हम डी प्राइम से रिप्रेजेंट करते हैं। बाकी आप फेमिलियर हैं। लेट्स गो ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, फ्लेक्चर थ्योरी को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इस फ्लेक्चर थ्योरी को भी आपने बहुत दफ़ा पढ़ लिया, मैकेनिक्स एंड मटेरियल में पढ़ लिया, स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स में बहुत डिटेल से पढ़ लिया, बट यहाँ पे हम इसको चूँकि थोड़ा सा हमें रिक्वायर्ड है इस यहाँ पे, तो इसलिए हम क्विकली इसको रिवाइज कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल ये एक बीम है, इसके ऊपर एक यूडीएल लग रहा है, एक इसके ऊपर पॉइंट लोड लग रहा है, और ये इसके रिएक्शंस हैं। और चूँकि बीम में नॉर्मली ये एक्सियल लोड 0 होता है, तो हमने शो किया है, बट नॉर्मली ये 0 होता है, तो हम ज़ाहिर इसी सिचुएशन को कंसिडर करेंगे। अगर ये भी लग रहा हो तो फिर ये तो एक कॉलम की तरह बिहेव करने लग जाएगा, जिस पे एक यूडीएल यानी जिस बेंडिंग मोमेंट से प्रोड्यूस होंगे और एक्सियल फोर्सेस भी, लेकिन इस केस में हम एक्सियल फोर्सेस को 0 एज्यूम कर रहे हैं। अगर हम यहाँ पे एक सेक्शन काटें, सेक्शन ए, तो उसकी तरफ मैं बाद में आता हूँ, लेकिन ये पहले बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, ये हमारे पास
ये ज़रूरी नहीं समझना आपके लिए यहाँ पे कि ये कैसे ये शेप क्या होगी। हमने जनरल कुछ लोड्स ड्रॉ किए, ये डब्ल्यू, ये पी। इस पर्टिकुलर जगह पे जहाँ पे सेक्शन ए जिसको हमने लेबल किया है, यहाँ पे जो ऑर्डिनेट है इस बेंडिंग डायग्राम का, ये क्या चीज़ रिप्रेजेंट कर रहा है, मोमेंट एंड सेक्शन ए, जो कि हमने यहाँ पे एलैबोरेट किया इन फ्री बॉडी डायग्राम्स में। ये लेफ़्ट साइड को और ये राइट साइड को आप इससे फेमिलियर हैं। ये हमने पॉजिटिव डायरेक्शन में शेयर और मोमेंट को शो किया है। ये जो बेंडिंग मोमेंट ये आप एम यहाँ पे शो करते हैं, ये डेवलप कैसे होता है, ये बेसिकली कर क्या रहा होता है। ये जो लोडिंग लग रही है एक्सटर्नल, ये वाला रिएक्शन और ये वाली जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, ये क्या कर रहे हैं, इस बीम को बेसिकली ओवरऑल इस डायरेक्शन में रोटेट करने की कोशिश कर रहे हैं, इस सेगमेंट को। और ये जो आपको इंटरनल रेजिस्टिंग मोमेंट शो हुआ है एम, दिस इज़ बेसिकली रिस्पॉन्सिबल टू इक्विलिब्रेट दी, बेसिकली ये तो इस डायरेक्शन में काज कर रहा है, लेकिन ये चूँकि सॉरी ये मैंने गलत कहा, नेट जो इसमें इफ़ेक्ट है एक्सटर्नल लोड का, ये इस डायरेक्शन में मोमेंट प्रोड्यूस कर रहा है, इस डायरेक्शन में, और ये इसमें यहाँ तक सेंटर से पहले तक प्रॉबेबली इसका जो इफ़ेक्ट है, ये अगर ये पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट होगा तो इसका मतलब है कि इसका इफ़ेक्ट डोमिनेंट था इसका, और इस वजह से ये इसकी डायरेक्शन ये बन गई अपोजिट, और ये पॉजिटिव है साइकिल। सो ये एक्सटर्नल लोड्स नेट इसको इस डायरेक्शन में रोटेट करने की कोशिश कर रहे थे, ये इसका इनका रोटेशनल इफेक्ट था, ये इनका मोमेंट था, इसको इक्विलिब्रेट किया इसने। ये कैसे प्रोड्यूस करता है सेक्शन, ये जो मोमेंट है ये प्रोड्यूस करता है थ्रू अ कपल ऑफ सी एंड टी, चाहे कोई भी बीम हो, लकड़ी का बनाओ, स्टील का बनाओ, एल्यूमिनियम का बनाओ, जिसका भी बनाओ, ये एक ही रूल है, ये मोमेंट सी एंड टी के बगैर नहीं प्रोड्यूस होगा, सी एंड टी ही प्रोड्यूस हो रहा है। मोमेंट का इफेक्ट ये है कि वो एक साइड पे कंप्रेशन, एक साइड पे टेंशन प्रोड्यूस करता है। तो एक साइड पे एक नेट, एक रिजल्टेंट कंप्रेसिव फोर्स, एक साइड पे नेट रिजल्टेंट टेंसाइल फोर्स, और ये एक कपल प्रोड्यूस करके ये बेसिकली सी एंड टी ही प्रोड्यूस कर रहे हैं इस मोमेंट को। तो आप या एम शो कर लें या सी एंड टी का कपल शो करते हैं, वन एंड द सेम थिंग। अब ये जब भी हम स्ट्रक्चरल एनालिसिस में ड्रॉ करते हैं बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, हमारी एक बहुत बड़ी एजम्पशन होती है। वो एजम्पशन क्या होती है, हम एज्यूम कर रहे होते हैं कि ये जो बीम है ये इस लोडिंग को रेजिस्ट कर पा रहा है, यानी हम एज्यूम कर रहे होते हैं कि ये जो लोडिंग लग रही है इसको बीम रेजिस्ट भी कर सकता है। यानी दूसरे अल्फाज में अगर हम मोमेंट की टर्म में बात करें, हम एक एज्यूम कर रहे होते हैं कि ये जो लोडिंग एक्सटर्नल इफेक्ट की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है, एक्सटर्नल लोडिंग की वजह से, वो इनको इक्वलाइज कर रहा है, इक्विलिब्रेट कर रहा है ये वाला बेंडिंग इंटरनल रेजिस्टिंग मोमेंट, यानी बीम जो है वो फेल नहीं हो रहा। हम ये एज्यूम कर रहे हैं। ज़ाहिर है अगर ये बीम जो है वो इस लोडिंग से पहले फेल हो जाए तो ये मोमेंट प्रोड्यूस होने की तो नौबत ही नहीं आएगी ना। सो इस में हमारी एजम्पशन होती है कि ये जो सेक्शन है ये इसको रेजिस्ट कर सकता है, तभी ये प्रोड्यूस होगा। लेकिन यहाँ पे हम अब डिज़ाइन पढ़ रहे हैं, तो अभी हम यहाँ पे बेसिकली ये डिस्कस करेंगे कि ये जो प्रोड्यूस ये जो हम शो कर रहे हैं कि ये इस लोडिंग के अगेंस्ट यहाँ पे इतना मोमेंट, इंटरनल रेजिस्टिंग मोमेंट प्रोड्यूस होगा, ये सेक्शन कैसे डेवलप करते हैं और इस कैपेसिटी को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, मोमेंट कैपेसिटी को कैसे मैक्सिमम नहीं कितना ये रेजिस्ट कर सकते हैं, वो आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम, इससे हम सिंपली c माइनस टी इक्वल टू 0, c इक्वल टू टी, ये बात बहुत दफ़ा कर चुके हैं। m इक्वल टू टी इंटू जे डी और m इज इक्वल टू सी इंटू जे डी हम लीवर आर्म के लिए यूज़ कर रहे हैं, c एंड t के बीच में जो लीवर आर्म है। अब ये मैंने जैसे पहले कहा, इट अप्लाइज टू ऑल काइंड्स ऑफ बीम्स, ये बेसिक रिलेशनशिप है इक्विलिब्रियम का। अब आपने कन्वेंशनल इलास्टिक बीम थ्योरी पढ़ी है, मैंने नेगेटिव साइन यहाँ पे बुक को फॉलो करते हुए ड्रॉ नहीं किया। यहाँ पे हम बेसिकली उस अलजेब्रिक साइंस में इंटरेस्टेड नहीं है, हम बेसिकली उस रिलेशन के जो पैरामीटर्स हैं उनको लिस्ट डाउन करना चाह रहे थे। सो स्ट्रेस इज़ एम वाई ओवर आई, जिस सेक्शन पे आप निकाल रहे हैं वहाँ पे एम कितना है और उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, और जहाँ आप निकाल रहे हैं जिस फाइबर में उसका लोकेशन क्या है फ्रॉम द सेंटर से उसका डिस्टेंस कितना है। एनीवेज अगर हम ये स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन यू नो इट वेरी वेल, ये कंप्रेसिव, ये टेंसाइल, अगर ये पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट है तो, और ये किसी भी ऑर्डिनेट को कैलकुलेट करने का ये हमारे पास फार्मूला है। तो ये एक लीनियर होगी अगर ये
यही थ्योरी अप्लाई हो रही है। तो अब ये सी जो ऊपर प्रोड्यूस होगा ये कहाँ पे प्रोड्यूस होगा? एट 2/3 ऑफ दिस ट्रायंगल, इसके सेंट्रॉइड के ऊपर, और यहाँ से 2/3 ऑफ दिस टोटल डिस्टेंस, इस टोटल डिस्टेंस का 2/3 यहाँ पे 2/3। अब ये टोटल h/2 है तो इसका 2/3 ऑफ h/2 h/3 बन जाएगा। इसी तरह ये भी h/3 पे ऐड करेगा ये डिस्टेंस h/3, सो h/3 और ये भी h/3, सो टोटल विल बी 2 टाइम्स h/3। सो जो लीवर आर्म होगा COT का दैट विल बी 2h/3। सो अगर हम मोमेंट कैलकुलेट करेंगे तो हम ये यूज़ करेंगे, बट बिफोर दैट वी आर कैलकुलेटिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ C का मैग्नीट्यूड अगर हम कैलकुलेट करना चाहें, यू नीड टू नो द एवरेज स्ट्रेस, एवरेज कंप्रेसिव स्ट्रेस विच इज़ हाफ, क्योंकि ये लीनियर जा रहा है 0 टू दिस वैल्यू। तो अगर हम यहाँ पे जो वैल्यू है उसको रिप्रेजेंट करें बाय सिग्मा C max, तो एवरेज वैल्यू विल बी हाफ ऑफ सिग्मा C max। So average stress acting on the area multiplied by the area on which the stress is acting. The area is B into half of h/2. So C is from this expression sigma C max into BH/4. Now M will be C into JD. So C value and JD is the lever arm which is 2h/3. So sigma C max can be written as BH²/6. अब हमने चूँकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया की फॉर्म में लिखना है और एक वाई मैक्स वाली टर्म, वाई मैक्स सिंपली यहाँ से लेके यहाँ तक का, इस केस में यहाँ डिस्टेंस है हाफ ऑफ h/2 है, यहाँ से यहाँ तक का एक्सट्रीम कंप्रेशन फाइबर तक का डिस्टेंस जिसके ऊपर ये प्रोड्यूस हो रहा है सिग्मा C max। सो इसकी फॉर्म में लिखना है हमने, इसलिए हमने कुछ रीअरेंज, कुछ मॉडिफिकेशंस किए हैं इसमें, हमने मॉडिफिकेशन किए हैं, या आप डिफरेंट फॉर्म में लिखना चाह रहे थे तो हमने एक तो इस एक गिवन ये जो एक्सप्रेशन थी उससे 2/2 से मल्टीप्लाई किया और h/h से मल्टीप्लाई किया। सो 6 और 2 को कंबाइन करके 12 लिख दिया और BH² को h से मल्टीप्लाई किया BH³ लिख दिया। सो ये BH³/12 बन गया। रिमेनिंग क्या रह गया? 2/h। सो BH³/12 इज़ I एंड सो इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते थे, BH सिग्मा C max इंटू BH³/12 डिवाइडेड बाय h/2, मल्टीप्लाई बाई 2/h था तो वो डिवाइडेड बाई h/2 हो गया। इसको हम I और इसको हम y max लिख सकते हैं। सो ये एक्सप्रेशन हमारे पास बन जाएगी। द इलास्टिक बीम थ्योरी सिग्मा इक्वल टू My/I वुड आल्सो गिव द सेम आंसर। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये तो मैंने एक बेंडिंग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन को देख के ये जो मेरे पास कंप्रेसिव स्ट्रेस ब्लॉक बन रहा था, इसको हम ब्लॉक कहेंगे, अक्सर हम इसको ब्लॉक कह देते हैं। ब्लॉक इसलिए कहते हैं कि यू कैन थिंक ऑफ दिस स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन एज हैविंग सम वॉल्यूम, कंसिडर, इस तरह से हम इसको कह रहे हैं, क्योंकि ये जो बेसिकली फोर्स कैलकुलेट हुई है जिसको हमने बेसिक प्रिंसिपल हाफ एवरेज स्ट्रेस मल्टीप्लाइड बाय एरिया ऑन विच दी स्ट्रेस इज एक्टिंग, इससे कैलकुलेट किया है। लेकिन बेसिकली ये क्या है? इसका वॉल्यूम है। कैसे? हाफ यानी दिस डायमेंशन, या आप समझ लें इस ट्रायंगल का एरिया कितना बनेगा? हाफ दिस डायमेंशन मल्टीप्लाइड बाय दिस डायमेंशन, हाफ ऑफ बेस इंटू एल्टीट्यूड। ठीक है। सो आप इसको यहाँ तक अगर देखें, हाफ दिस डायमेंशन इंटू h/2 इसका ये वाली डायमेंशन और ये b इसकी, तो ये एरिया, इस ट्रायंगुलर एरिया को हमने इस डायमेंशन से मल्टीप्लाई किया तो इसका वॉल्यूम बन गया। सो दिस इज़ बेसिकली द वॉल्यूम ऑफ दिस कंप्रेशन स्ट्रेस ब्लॉक। तो हम अक्सर ये कंप्रेशन स्ट्रेस ब्लॉक, इसका मतलब है कि जब भी हमने इसका एक कंप्रेसिव स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन, चाहे वो लीनियर हो या नॉन लीनियर हो, किसी भी केस में अगर हम उसका वॉल्यूम निकाल सकें, कंप्रेसिव स्ट्रेस ब्लॉक का वॉल्यूम अंडर स्ट्रेस डायग्राम, अगर ये वो हम निकाल सकें तो वो बेसिकली क्या चीज़ होगी? वो रिजल्टेंट कंप्रेसिव फोर्स होगी C। अगर हम ये जो मोमेंट एक्सप्रेशन हमने लिखा है इन टर्म्स ऑफ सिग्मा C max एंड I ओवर Y max, अगर यही एक्सप्रेशन जो कि हमने बेसिकली वर्कआउट किया है बाय यूजिंग दी स्ट्रेस ब्लॉक कॉन्सेप्ट, अगर हम यही एक्सप्रेशन जो हमारे पास इलास्टिक बीम थ्योरी है वहाँ से करते तो वहाँ से भी सेम आंसर आना था। हमारे पास थ्योरी क्या है? सिग्मा इक्वल टू My/I। अगर आप मैक्सिमम सिग्मा C एंड द कंप्रेशन साइड की बात कर रहे हैं तो आप Y भी मैक्सिमम लेंगे ऑफ कोर्स ऑन कंप्रेशन साइड, लेकिन इस केस में सिमेट्रिकल सेक्शन है h/2 और h/2 है, कंप्रेशन साइड में मैक्सिमम डिस्टेंस और टेंशन के वो भी, तो हमने सिर्फ एक यूज़ किया है, Y max लिखा है, इसी साथ
सी का सब्स्टिट्यूट इसलिए नहीं डाला है। अगर हम इसको रीअरेंज करें तो हम ऐसे लिख सकते हैं इस एक्सप्रेशन को। ये वही एक्सप्रेशन है जो हमने ऊपर कंसिडरिंग दी स्ट्रेस ब्लॉक कॉन्सेप्ट हमने लिया है, वहाँ से जो हमने एक्सप्रेशन लिखा वही एक्सप्रेशन हमारे पास इलास्टिक बीम थ्योरी से भी आता है। अब इलास्टिक बीम थ्योरी डिज़ाइन ऑफ आरसी बीम्स में हम यूज़ नहीं करते, यानी हम इलास्टिक बीम थ्योरी यूज़ ना करने का मतलब है कि हम इस इक्वेशन पे नहीं रहते। क्यों नहीं रहते? बिकॉज कंप्रेसिव स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप इज़ नॉन लीनियर एट हायर स्ट्रेन वैल्यूज़। अब ये रिलेशनशिप की अगर आपको डेरिवेशन याद हो इस इलास्टिक बीम थ्योरी की, तो इसकी जहाँ बहुत सारी और एजम्पशन सिंप्लीफिकेशन हमने पढ़ी थी, उसमें से एक ये पढ़ा था कि हुक्स लॉ वैलिड होगा, स्ट्रेस और स्ट्रेन का लीनियर रिलेशनशिप होगा, तो फिर ही हम इसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अब जब ये नॉन लीनियर हो जाए तो ऑफ कोर्स ये रिलेशनशिप भी वैलिड नहीं है। जब रिलेशनशिप वैलिड नहीं है तो हमें ज़ाहिर है वो एक्यूरेट रिजल्ट्स नहीं दे सकता। दूसरी वजह ये है कि ये हम स्टील में कंक्रीट चूँकि क्रैक होता है तो हम उसमें स्टील रिइंफोर्समेंट यूज़ करते हैं। टेंसाइल में वीक है कंक्रीट, इसलिए स्टील रिइंफोर्समेंट डालनी पड़ती है टू टेक केयर ऑफ़ द टेंसाइल फोर्सेस। अब जब एक ही बीम में कंक्रीट भी हो स्टील भी हो, उसका मटेरियल वो कंपोजिट एक बीम बन जाए, उसमें दो मटेरियल्स आ जाएं एक ही बीम में, तो उसको सॉल्व करने के लिए हमें ट्रांसफॉर्म्ड सेक्शन लेना पड़ता है, जो हम डिस्कस कर चुके हैं पहले, अनक्रैक ट्रांसफॉर्म सेक्शन और फिर क्रैक ट्रांसफॉर्म सेक्शन। वो जो वर्किंग है उस वर्किंग के अंदर आल्दो हम कर तो सकते हैं, बट देन थोड़ा कम्बरसम हो जाता है कैलकुलेशंस को कैरी करना, बिकॉज यू नीड टू ट्रांसफॉर्म द एरिया ऑफ टेंशन स्टील इनटू एन इक्विवेलेंट कंक्रीट एरिया, जो उसके बाद फिर आपको यू हैव टू वर्क। ये इन दो बेसिकली ये वजूहात हैं जिसकी वजह से इलास्टिक बीम थ्योरी को अप्लाई करना मुश्किल है इस केस में, बल्कि नहीं अप्लाइकेबल इस केस में। इंस्टेड हम क्या यूज़ करते हैं, जो पहले कॉन्सेप्ट डिस्कस किया, स्ट्रेस ब्लॉक का कॉन्सेप्ट। सो वी विल यूज़ स्ट्रेस ब्लॉक कॉन्सेप्ट। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि ये जो स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन है, स्ट्रेन तो अगर हमारी असम्पशन जो एक प्लेन सेक्शन रिमेन्स प्लेन इवन आफ्टर बेंडिंग, स्ट्रेन डिस्ट्रीब्यूशन तो लीनियर फाइन, लेकिन स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन अगर लीनियर रिलेशनशिप नहीं है स्ट्रेन और स्ट्रेस का, तो फिर ये स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम स्ट्रेट नहीं रहेगी, ये लीनियर नहीं रहेगी। अगर ये लीनियर ना हो, ये कर्व्ड हो, तो उस केस में भी अगर ये लाइन स्ट्रेट जाने के बजाय कर्व्ड हो, तब भी तो इस लाइन का इसका एरिया कैलकुलेट करके इस विड्थ से मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना, यानी वॉल्यूम तो स्टिल उसका फाइंड किया जा सकता है ना स्ट्रेस ब्लॉक का। ये लाइन स्ट्रेट जाए या कर्व जाए, वी कैन स्टिल फाइंड अ वॉल्यूम यूजिंग फॉर एग्जांपल न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। तो हम कैलकुलेट तो सी कैलकुलेट कर लिया, उसके बाद उसकी लोकेशन अगर आपको कैलकुलेट कर लें, सी की लोकेशन भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं बाय लोकेटिंग सेंट्रॉइड ऑफ दिस वॉल्यूम। इस पर्टिकुलर केस में बाय लोकेटिंग सेंट्रॉइड ऑफ दिस एरिया, ये जो एरिया बनेगा चाहे ये लाइन कर्व भी हो। सो अगर हमें सी पता, वॉल्यूम पर कैलकुलेट कर सकें स्ट्रेस ब्लॉक का, तो हमें सी पता चल जाएगा, और अगर उसका सेंट्रॉइड कैलकुलेट कर सकें बोथ यूजिंग न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन, तो हम उसका सी हम कैलकुलेट, सी की लोकेशन और उसका मैग्नीट्यूड दोनों हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जब हमें सी की लोकेशन पता चल जाए, टी तो उधर ही प्रोड्यूस होना है ना जहाँ पे स्टील है, तो सी और अगर इवन कंक्रीट भी है अभी इफ़ेक्टिव इंटेंशन, तो हम उसको भी इवन कर सकते हैं, आल्दो वी ऑफन नेग्लेक्टेड जब ये क्रैक हो जाए। तो इस तरह से अगर फोर्सेस पता हों, सेक्शन पे एक्ट करने वाली सारी फोर्सेस पता हों और उनकी लोकेशन पता हो, तो हम उनका मोमेंट निकाल सकते हैं। कोई भी आप मोमेंट सेंटर ले लें, सी को लेंगे तो टी इंटू लीवर आर्म, इस लोकेशन को लेंगे जहाँ पे स्टील है। अगर इसको आप एस मोमेंट सेंटर लें तो इसका ज़ाहिर लीवर आर्म 0 हो जाएगा, और देन यू विल बी कैलकुलेटिंग सी इंटू लीवर आर्म। बट इन एनी केस, या एक और फोर्स भी ड्यू टू कंक्रीट अगर एग्जिस्ट करे इन स्टील अलग से, ये तो हमने प्लेन कंक्रीट की ड्रॉ की है ना, इसलिए एक सी और टी ड्रॉ किया है, कोई स्टील इसमें नहीं है, इसलिए हमने कोई ज़्यादा उसमें स्टील को अलग से और कंक्रीट को अलग से डिस्कस नहीं, एक ही मटेरियल है ये। अभी हम एक सिंप्लीफाइड डिस्कशन कर रहे हैं कि एक ही मटेरियल से कंक्रीट बना हो, ये कन्वेंशनल इलास्टिक बीम थ्योरी की बात हो रही थी ना। सो इलास्टिक बीम थ्योरी में
फिर ये अप्लाइकेबल नहीं रहती, देन वी कैन यूज़ stress block concept. So even if the stress distribution is non-linear at higher strains, it still does have a volume, although not like this. ये line straight के बजाय curved होगी, and a centroid. It still does have a volume and a centroid, both of which can be calculated in a simplified manner by using some assumptions. ये हमारा अगला टॉपिक है, कैसे हम अगले से मरा दिए कि नेक्स्ट वीक का टॉपिक है विट्टी स्ट्रेस ब्लॉक, लेकिन है we can do this easily. Flexure theory for reinforced concrete. ये कुछ बेसिक assumptions है, कुछ वही हैं जो एक आम आप पढ़ते रहें फ्लेक्चर थ्योरी में, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो हम reinforced concrete की से रेलेवेंट है और उसकी वजह से हमें डिस्कस करना पड़ेगा. बेसिक assumptions are plane sections remain plane even after bending. ये आप बहुत दफ़ा पढ़ चुके हैं. इसका मतलब है कि जो स्ट्रेन डिस्ट्रीब्यूशन है वो लीनियर रहेगी अनटिल द अल्टीमेट स्टेज ऑफ लोडिंग. कंप्लीट स्टेज ऑफ लोडिंग के लिए स्ट्रेन डिस्ट्रीब्यूशन ऑलवेज लीनियर एज फार एज दिस इज़ ट्रू. प्लेन सेक्शंस रिमेन प्लेन इवन आफ्टर बेंडिंग. कंक्रीट में थोड़ा सा ये इनवैलिड हो जाता है स्लाइटली, क्योंकि कंक्रीट के ज़रूरी नहीं कि सारे सेक्शन उसी तरह प्लेन रहें जिस तरह से वो शुरू में प्लेन थे बिफोर लोडिंग. बट एनीवेज दिस इज स्टिल नॉट अ बिग assumption. Strain in the reinforcement is equal to the strain in the concrete at the same level. ये हम पहले भी इस चीज़ को डिस्कस कर चुके हैं. इसका मतलब है perfect bond, no relative slippage. Stresses in concrete and reinforcement can be computed from the strains by using stress strain curves developed by performing axial compression test on concrete and axial tensile test on steel. ये जो हम स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम्स प्लॉट यानी बनाते हैं, ये कैसे बनते हैं? बाय परफॉर्मिंग. कंक्रीट की बात करें तो एक्सियल कंप्रेसिव टेस्ट परफॉर्म करके एक्सियल कंप्रेसिव स्ट्रेस और एक्सियल कंप्रेसिव स्ट्रेन के बीच में डायग्राम प्लॉट करके, और स्टील की बात करें तो एक्सियल टेंशन टेस्ट परफॉर्म करके, सिंपल टेंशन टेस्ट परफॉर्म करके हम एक्सियल टेंसाइल स्ट्रेस और एक्सियल टेंसाइल स्ट्रेन के बीच में एक रिलेशनशिप प्लॉट कर सकते हैं. अब ये रिलेशनशिप हमने लैब में डेवलप किया होता है यूजिंग सम सैम्पल्स ऑफ द मटेरियल. उसके ऊपर हम एक्सियल टेस्ट परफॉर्म कर लेते हैं, यानी एक्सियल कंप्रेसिव स्ट्रेस और एक्सियल कंप्रेसिव स्ट्रेन. यानी एक्सियल कंप्रेशन, एक्सियल लोडिंग के केस में आपको पता है एक्सियल कंप्रेशन हो या एक्सियल टेंशन हो, तो एक स्टील बार हो या एक कंक्रीट सिलेंडर हो, उसको जब आप लोड करते हैं तो उसकी जो लोडिंग कंडीशन होती है वो क्या होती है कि एक गिवन सेक्शन पे एक यूनिफॉर्म स्ट्रेस होता है, यूनिफॉर्म स्ट्रेस अप्लाई हो रहा होता है पूरे सेक्शन पे. हम इस इंफॉर्मेशन को जो कि हमने एक्सियल लोडिंग के लिए एक्चुअली अटेन की होती है, यही हम यूज़ करेंगे, यानी यही हम रिलेशनशिप मानेंगे अगर ये स्ट्रेस एक्सियल के बजाय फ्लेक्सुरल स्ट्रेस हो जो कि मोमेंट की वजह से प्रोड्यूस होता है, और अगर ये जो स्ट्रेन है ये फ्लेक्सुरल स्ट्रेन हो. यानी जो रिलेशनशिप एक्सियल कंप्रेसिव स्ट्रेस और एक्सियल कंप्रेसिव स्ट्रेन के लिए कंक्रीट के लिए हमने डेवलप किया है परफॉर्मिंग कंप्रेशन टेस्ट ऑन कंक्रीट, वही रिलेशनशिप हम कंक्रीट को जब वो फ्लेक्सर की वजह से उसमें कंप्रेसिव स्ट्रेस और कंप्रेसिव स्ट्रेन डेवलप होंगे तो वही रिलेशनशिप हम यहाँ भी यूज़ करेंगे. आल्दो आपको लगेगा कि ये एजम्पशन तो नहीं है, ये भी कंप्रेसिव स्ट्रेस है, ये कंप्रेसिव स्ट्रेस है, ये भी कंप्रेसिव स्ट्रेस है, इसी तरह ये भी कंप्रेसिव स्ट्रेन है और ये भी कंप्रेसिव स्ट्रेन है. तो ये एक्सियल और फ्लेक्सर से क्या फ़र्क पड़ेगा? फ़र्क ये है कि इस केस में, एक्सियल के केस में जब आप इसको डेवलप कर रहे थे तो ये एक यूनिफॉर्म एक्सियल स्ट्रेसेस अप्लाई हो रही थी इस सिलेंडर के ऊपर, जबकि फ्लेक्सर के केस में we have for example a certain distribution. for इस जगह पे कम कंप्रेसिव स्ट्रेस है, सॉरी ज़्यादा है, नीचे जाते जाए यहाँ पे ज़ीरो हो जाएगा. so where there is a distribution of compressive stress, there is a variation of compressive stress. एक given फाइबर ठीक है, उस पर वो स्ट्रेस होता, नॉर्मल स्ट्रेस ये कंप्रेसिव स्ट्रेस ये, लेकिन थोड़ी सी नेचर डिफरेंट होती है. यानी थोड़ा सा फ़र्क इससे पड़ जाता है कि ये वाला मटेरियल कम कंप्रेस्ड है, उसके साथ वाला मटेरियल, सॉरी ये वाला ज़्यादा कंप्रेशन में है, उसके साथ नीचे साथ वाला मटेरियल ज़रा कम कंप्रेशन में है. तो इस वजह से हम इसको एजम्पशन समझ रहे हैं, इसको एजम्पशन के तौर पे काउंट कर रहे हैं. नाउ फ्लेक्सुरल बिहेवियर.
फ्लेक्सुरल बिहेवियर को हम यानी फ्लेक्सुरल बिहेवियर का वर्ड मैं यूज़ करूँ या एक और टर्म है मोमेंट कर्वेचर रिलेशनशिप, ये दोनों एक ही बात है। फ्लेक्सुरल एक मोमेंट का जो डायरेक्ट रिज़ल्ट है वो क्या है, रोटेशन या कर्वेचर प्रोड्यूस करना। तो हम मोमेंट रोटेशन लेकिन भी यूज़ कर सकते, मोमेंट रोटेशन रिलेशनशिप भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे मोमेंट कर्वेचर रिलेशनशिप यूज़ करेंगे। वो उसको यानी एक क्रॉस सेक्शन की बिहेवियर को स्टडी करने के लिए आप ये देखते हैं कि उसमें जब मोमेंट अप्लाई होता है तो उसके अंदर जो, और साथ में जब मोमेंट अप्लाई होता है तो उसका इफ़ेक्ट क्या होता है, कर्वेचर आते हैं। एक बीम जो पहले स्ट्रेट था उसमें कर्वेचर आते हैं। तो हम सेक्शन की बिहेवियर को स्टडी करने के लिए मोमेंट और कर्वेचर की रिलेशनशिप को पढ़ना होता है। यानी एक सेक्शन कैसे बिहेव करेगा जब उसके ऊपर लोडिंग आएगी, उस सेक्शन पे लोडिंग किस फॉर्म में आएगी, बीम के केस में मोमेंट की फॉर्म में। यानी जैसे हमने ऊपर एक सेक्शन लिया था गिवन बीम में, एक सेक्शन पे तो मतलब ये हम नहीं कि मतलब इन सारे के इफ़ेक्ट्स इस सेक्शन पे क्या है, ये मोमेंट प्रोड्यूस करना, मोमेंट डिमांड करना कि आप रेजिस्ट करें इस मोमेंट को, इन सारे का सब का जो इफेक्ट है। तो एक गिवन सेक्शन पे जो लोडिंग है वो तो एक मोमेंट के फॉर्म में, बीम के केस में एक मोमेंट के फॉर्म में आएगी ना। सो ये बेसिकली लोडिंग की वजह से प्रोड्यूस हो रही होती है सेक्शन में, और ये उसमें उसका इफ़ेक्ट होता है, उसकी वजह से कर्वेचर जो डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस होती है, तो वो ज़ाहिर है जितना मोमेंट ज़्यादा लगता जाता है कर्वेचर बढ़ता जाता है। एनीवेज इनिशियल डिस्कशन हम इस केस में करेंगे फॉर सिंगली रीइंफोर्स्ड सेक्शंस। सिंगली रीइंफोर्स्ड सेक्शंस का मतलब है सेक्शंस दैट हैव रीइंफोर्समेंट ओनली इन द टेंशन जोन। लेटर हम इसको एक्सटेंड करेंगे तो डबली रीइंफोर्स्ड सेक्शन। डबली रीइंफोर्स्ड सेक्शन का मतलब है जिनमें टेंशन में तो टेंशन जोन में तो रीइंफोर्समेंट डाली ही डाली हो आपने, कंप्रेशन में भी जिसमें रीइंफोर्समेंट डालते हैं उसको हम डबली रीइंफोर्स्ड सेक्शन कहेंगे। सेकेंडली यानी हम लिमिटेशंस को बेसिकली डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट हमारे इनिशियली हमारी डिस्कशन लिमिटेड होगी तो सिंगली रीइंफोर्स्ड सेक्शंस, और बाद में हम दो एक्सटेंड करेंगे तो डबली रीइंफोर्स, लेकिन इनिशियली फॉर सिंगली रीइंफोर्स्ड सेक्शन। सेकंड लिमिटेशन हमारी डिस्कशन में होगी, इसमें जो हम सेक्शन डिस्कस करेंगे इट विल बी अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन। अब अंडर रीइंफोर्स्ड से आपको शायद लगे कि ये शायद कोई बैड डिज़ाइन हो, लाइक समथिंग अनडिज़ायरेबल हो, लेकिन दिस इज़ मैं एग्जैक्ट वर्डिंग यूज़ कर रहा हूँ जेम्स के वाइट की, इस बुक के ऑथर की, कि दिस इज़ द एग्जैक्ट टाइप ऑफ सेक्शन that we would like to design under reinforced section. This is the desirable section. वो क्या होता है अंडर reinforced section, क्या चीज़ होती है, ऐसा सेक्शन जिसमें टेंशन स्टील यील्ड कर जाए बिफोर कंक्रीट रीचेज इट्स मैक्सिमम यूजेबल स्ट्रेन इन कंप्रेशन। डिटेल्स लेटर मैंने लिखा है क्योंकि ये जो टर्म मैंने यूज़ किया मैक्सिमम यूजेबल स्ट्रेन इन कंप्रेशन एप्सिलॉन CU, इसकी डिटेल्स बाद में आएंगी। मैं इसको ऐसे भी कह सकता था, इस स्टेज पे आप इतना ही समझ लें कि जिसमें टेंशन स्टील यील्ड करे इससे पहले कि कंक्रीट कंप्रेशन में क्रश हो। ठीक, अभी आप इसको इतना समझ लें, लेकिन एक्चुअली ये डेफिनेशन है इसकी, बिफोर द कंक्रीट रीचेज इट्स मैक्सिमम यूजेबल स्ट्रेन इन कंप्रेशन। ना मटेरियल स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप जो हम एज्यूम कर रहे हैं यहाँ पे वो क्या है, क्योंकि जब भी हमें एक रिलेशनशिप चाहिए हो मोमेंट कर्वेचर रिलेशनशिप का, तो उसमें मटेरियल क्या है आपका, आपके सेक्शन का ये प्रॉपर्टीज़ आपको चाहिए। अगर आप एनालिटिकली ड्रॉ कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म नहीं कर रहे हैं आप यानी मोमेंट और कर्वेचर को एक्सपेरिमेंटली मेजर नहीं कर रहे हैं, आप अगर कैलकुलेशंस कर रहे हैं, एनालिटिकली कैलकुलेट कर रहे हैं, ड्रॉ कर रहे हैं, एनालिटिकली इसको प्लॉट कर रहे हैं, तो कैलकुलेशंस के थ्रू अगर आपको ये रिलेशनशिप ऑब्टेन करना हो यूजिंग प्रॉपर्टीज़ ऑफ द सेक्शन एंड मटेरियल, तो फिर आपको मटेरियल प्रॉपर्टीज़ चाहिए कुछ, और सारे मटेरियल प्रॉपर्टी में कुछ हमें सिंप्लीफाइंग एजम्पशंस चाहिए टू मेक द कैलकुलेशन ईजियर, टू सिंप्लीफाई द कैलकुलेशन। स्टील के लिए हम ये एज्यूम करेंगे कि ये यील्डिंग पे पहुंच के इसमें कोई स्ट्रेस आगे नहीं बढ़ता फर्दर, कंप्रेशन वाली साइड में भी हो चाहे टेंशन वाली साइड में हो, इसका स्ट्रेस यूनिफॉर्म रहता है आफ्टर यील्ड। आल तो एक्चुअली तो इसमें स्ट्रेन हार्डनिंग होती है ना, थोड़ा सा और आगे जाके यानी यूँ जाके ऐसे फिर ये नीचे आता है, बट हम उस स्ट्रेन हार्डनिंग जो जोन होगा उसको एज्यूम करके इसको स्ट्रेट लेते हैं। इस तरह के मॉडल को हम कहते हैं इलास्टिक
ये क्योंकि ये शुरू वाला रीजन इलास्टिक है ना यील्डिंग तक, और आगे जो रीजन है वो हमने फ्लैट लिया हुआ है, बिल्कुल फ्लैट, इसको इसलिए इसको परफेक्टली प्लास्टिक कहते हैं, परफेक्टली प्लास्टिक इलास्टिक परफेक्टली प्लास्टिक मॉडल हम यूज़ कर रहे हैं। अगर इस फ्लैट ना आप लें, स्ट्रेन हार्डनिंग को लें, लेकिन उसको स्ट्रेट लाइन से लें, लेकिन वो फर्दर राइज कर रहा हो, तो फिर हम इसको इलास्टिक प्लास्टिक मॉडल कहते हैं। लेकिन अगर हम इसको स्ट्रेट लाइन लें, बिल्कुल जैसे ये ली हुई है, तो हम इसको कहते हैं इलास्टिक परफेक्टली प्लास्टिक मॉडल। कंक्रीट के लिए हम मॉडल यूज़ करेंगे, ये अब एनालिटिकल एक मॉडल है, यानी हम एनालिटिकल मॉडल का ये स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम के एनालिटिकल मॉडल का सिंपली ये मतलब है कि आपको कंक्रीट का एफ सी प्राइम पता हो और आप उसकी बेस पे उसकी पूरी स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम ड्रॉ कर। आल्दो एफ सी प्राइम तो एक पॉइंट है ना आपके स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम का, लेकिन उस गिवन एफ सी प्राइम की बेस पे आप मटेरियल का, इस कंक्रीट का पूरा स्ट्रेस स्ट्रेन, पूरी की पूरी स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम आप प्लॉट कर दें यूजिंग रिलेशनशिप, some relationship between stress and strain। यहाँ पे जो हमने मॉडल लिया है वो ये है कि ये हमने इस साइड पे हमारी कंप्रेशन है, ये कंप्रेशन साइड है, ये टेंशन साइड है, ये कंप्रेशन साइड है। इसमें हमने दो पार्ट्स हैं इस मॉडल के, यानी इस स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम के। पहला पार्ट, आल्दो ड्राइंग थोड़ी यहाँ से स्ट्रेट लग रही है, बट पहला पार्ट इज़ अ पैराबोला, ओ से लेके ए तक, और ए से बी तक एक स्ट्रेट लाइन है जो कि डिक्लाइन कर रही है, यहाँ से डाउनवर्ड स्लोप जिसका जा रहा है। और ओ सी जो नेगेटिव, यानी यहाँ पे हम टेंशन को नेगेटिव कह रहे हैं, इसको हम स्ट्रेट लाइन ओ सी टेंशन में, ये थोड़ा सा यहाँ तक क्योंकि वीक है ना टेंशन में, तो ये बहुत कम वैल्यू है कंपेयर टू दी कंप्रेशन। सो ये जो एफ आर है ये मॉडुलस ऑफ रप्चर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और एप्सिलॉन आर इज़ द स्ट्रेन करस्पॉन्डिंग टू मॉडुलस ऑफ रप्चर। यानी एफ आर को अगर आप मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट से डिवाइड कर दें ई सी से, तो हमारे पास एप्सिलॉन आर आ जाए। अच्छा, अब हम इस ये जो पैराबोला है, यहाँ से लेके यहाँ तक पैराबोला है और आगे एक स्ट्रेट लाइन है, ये एक टर्म जो हमने एप्सिलॉन नॉट की लिखी हुई है, ये क्या चीज़ है? स्ट्रेन करस्पॉन्डिंग टू एफ सी प्राइम। अब ये भी हमें, ये दो वैल्यूज़ हमें चाहिए, एफ सी प्राइम और एप्सिलॉन नॉट की दो वैल्यूज़ इस कंप्लीट स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम को प्लॉट करने के लिए। एफ सी प्राइम आपका जो भी मटेरियल का एफ सी प्राइम है कंक्रीट का वो, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू अगर है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज यू कैन टेक इट इक्वल टू 0.002 विच इज़ टिपिकली यूज्ड फॉर कंक्रीट एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट क्या चीज़ है? स्ट्रेन इन कंक्रीट करस्पॉन्डिंग टू एफ सी प्राइम करस्पॉन्डिंग टू पीक स्ट्रेस। अच्छा, अब ये जो इस इक्वेशन है वो इसके दो पार्ट्स बन जाएंगे। एक, ये वाली इक्वेशन वैलिड है इफ़ एप्सिलॉन सी जनरली हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं स्ट्रेन इन कंक्रीट को, इफ़ एप्सिलॉन सी इज़ बिटवीन 0 एंड एप्सिलॉन नॉट, तो ये पैराबोला है और ये इक्वेशन यूज़ की जाएगी। और अगर बिटवीन इफ इट इज़ ग्रेटर देन एप्सिलॉन नॉट, देन वी विल यूज़ दिस एक्सप्रेशन। अब ये स्ट्रेट लाइन एक्सप्रेशन है। Z is a constant to control the slope of the line. तो typical value is 150, और Z की वैल्यू क्या चीज़ डिपेक्ट करती है? just to get an idea, ये जो स्लोप है, ये जो डाउनवर्ड स्लोप है, ये जो स्टीपर हम नीचे आए हैं कंपेयर टू दिस शेलो स्लैब, या आप फ्लैटर स्लैब इसको बोल सकते हैं, कम स्लोप, ये यहाँ पे Z की वैल्यू ग्रेटर है और ये स्टीपर स्लोप, और Z की छोटी वैल्यू का मतलब है फ्लैटर स्लोप। तो हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट जो है उसके लिए ज़रा ये अब्रप्टली फिर नीचे आता है ये वाला पोर्शन, तो ये Z की वैल्यू बड़ी होती है और नॉर्मल कंक्रीट की रिलेटिवली छोटी होती है। या अगर आप फाइबर इन्फोर्स्ड कर दें, उसको फाइबर्स डाल दें, तो ये फर्दर फ्लैट हो जाती है। बट एनीवेज, Z की छोटी वैल्यू समझ लें कि एक बेटर मटेरियल को रिप्रेजेंट कर रही होती है। यहाँ जो एफ आर हमने लिखा है ये मॉडुलस ऑफ रप्चर है। एप्सिलॉन आर इज़ द टेंसाइल स्ट्रेन इन कंक्रीट एट द टाइम ऑफ टेंसाइल रप्चर ड्यू टू बेंडिंग, स्ट्रेन करस्पॉन्डिंग टू एफ आर, सिंपली एफ आर डिवाइडेड बाई मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट। सो एफ सी
यानी एफ सी की इक्वेशन हमने इन दो केसेस के लिए तो लिख ली। इफ़ इट इज़ बिटवीन 0 एंड एप्सिलॉन नॉट पॉजिटिव साइड पे, एंड इफ़ इट इज़ ग्रेटर देन एप्सिलॉन नॉट। लेकिन ये जो रीजन है इसकी अगर हम मैथमेटिकल इक्वेशन लिखना चाहें तो एक स्ट्रेट लाइन है, सिंपली इसका स्लोप है एक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के बराबर, ई सी के बराबर। लेकिन अगर हम इसको इक्वेशन की फॉर्म में लिखना चाहें सो अब ये नेगेटिव साइड पे इसलिए है कि ये टेंशन को हम नेगेटिव लिख रहे हैं, इसलिए हम इसको यहाँ नेगेटिव साइंस डाल रहे हैं। तो फिर हम एफ सी की इक्वेशन इस तरह लिखेंगे, ये जो टेंसाइल रीजन है इसकी इक्वेशन ऐसे लिखी जा सकती है, एफ सी इक्वल टू माइनस ई सी इंटू एप्सिलॉन सी, इन स्ट्रेस इक्वल टू ई टाइम्स स्ट्रेन लिखा हुआ है। लेकिन अब ये माइनस साइन का मतलब है कि अब ज़ाहिर है ई सी की वैल्यू तो नेगेटिव नहीं हो सकती, या एप्सिलॉन सी की आप न्यूमेरिकल वैल्यू जस्ट पुट करेंगे और ये नेगेटिव साइन आपको बताइए, हमने बाहर नेगेटिव साइन जब लिख दिया तो अब एप्सिलॉन सी की सिर्फ एब्सोल्यूट वैल्यू पुट होगी टेंसाइल, ठीक है। सो ये रिलेशनशिप होगा। और अगर मैथमेटिकल लिखना चाहें तो ज़ाहिर है आपको नेगेटिव वाली साइड पे है तो उससे हम इसलिए इस फॉर्म में लिख रहे हैं, ग्रेटर और बिटवीन 0। सो ई सी इज सेकेंड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट। अब कर्वेचर, क्योंकि हम मोमेंट कर्वेचर रिलेशनशिप बनाने लगे हैं तो मोमेंट कर्वेचर रिलेशनशिप में मोमेंट से आप अच्छी तरह वाक़ई में कर्वेचर को थोड़ा सा रिवाइज कर लें। कर्वेचर जो है मैं पहले ये डिस्कस करता हूँ आपसे, फिर मैं इस पेज पे आता हूँ क्योंकि ये आप थोड़ा ज़्यादा बेहतर समझ सकते हैं। अगर आप एक शॉर्ट सेगमेंट ऑफ रिइंफोर्स्ड कंक्रीट को या किसी भी रिइंफोर्स्ड कंक्रीट ना हो कि और मटेरियल हो उसको भी, लेकिन हम यहाँ रिइंफोर्स्ड कंक्रीट के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो इसको अगर आप सब्जेक्ट करें टू अ बेंडिंग मोमेंट, सो कर्वेचर ऑफ द बीम एक्सिस विल रिजल्ट। जो लाइन जो एक्सिस पहले स्ट्रेट थी वो अब कर्व्ड हो जाएगी ऐसे, एंड देयर विल बी अ करस्पॉन्डिंग रोटेशन ऑफ वन फेस ऑफ द सेगमेंट विद रिस्पेक्ट टू द अदर। यहाँ पे उसका टेंजेंट ये और उसका यहाँ पे टेंजेंट ये, तो ये जो चेंज होगा इन द एंगल ऑफ द टेंजेंट विद रिस्पेक्ट टू द प्रीवियस, जिसको हम डी थीटा कह सकते हैं, यानी यहाँ पे टेंजेंट का स्लोप, यहाँ पे टेंजेंट का स्लोप, इनके बीच में डिफरेंस डी थीटा, ये आप टर्म यूज़ कर सकते हैं अगर आपने ये डी एक्स लेंथ ली हुई है तो। हम जो इसमें डिस्कस करना चाह रहे हैं वो ये है कि ये मैंने डॉटेड शो किया है जो इसकी अनडिफॉर्म्ड शेप थी, और डिफॉर्मेशन के बाद ये इस तरह से बन गया। अब यही एंगल जो आपको ये मैं शो कर रहा हूँ, यही एंगल है बिटवीन दीज टू लाइंस डी थीटा। ये मैं कैसे कह रहा हूँ, ये मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया है ना एट दिस पॉइंट, इस जगह पे टेंजेंट ड्रॉ किया। तो टेंजेंट का क्या उसूल है, आप जिस जगह पे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं उस जगह पे रेडियल लाइन के परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। यानी आप ये बात तो मानते हैं कि टेंजेंट की लाइन परपेंडिकुलर होती है टू द रेडियल लाइन, तो ये हमारी रेडियल लाइन थी और ये इस टेंजेंट इसके परपेंडिकुलर ये 90 डिग्री का एंगल है। इसी तरह से अगर यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं तो ये रेडियल लाइन के परपेंडिकुलर ये टेंजेंट, जो एंगल इन दो टेंजेंट्स के बीच में है वही एंगल इनके परपेंडिकुलर्स के बीच में भी होगा। यानी ये टेंजेंट ये वाला और ये टेंजेंट ये दोनों मैंने टेंजेंट्स ड्रॉ किए हैं, और ये जो दो लाइनें और ड्रॉ की हैं ये इनके परपेंडिकुलर्स हैं, इनके एंगल बीच में, इनको हमने डी थीटा कह दिया। अब आप टेंजेंट परपेंडिकुलर ड्रॉ करते जाएं, इस लाइन पे परपेंडिकुलर ये और जो सेकंड लाइन है उस पर परपेंडिकुलर ये, तो ये जो एंगल था डी थीटा यही इनके परपेंडिकुलर्स के बीच में एंगल है। ये बेसिक थ्योरम में मैं थोड़ा सा डिटेल में जा रहा हूँ। सो जो एंगल इन टेंजेंट्स के बीच में है वही एंगल इनके रेडियल लाइंस के बीच में भी होगा, डी थीटा। सो दिस इज़ द एंगल बाय विच द टू इनिशियली वर्टिकल लाइंस हैव रोटेटेड, डी थीटा। अच्छा, अब आपको पता है ये जो लेंथ है न्यूट्रल एक्सिस वाली ये वही रहेगी जो इनिशियल थी डी एक्स के बराबर, अनचेंज्ड। ऊपर शॉर्टनिंग हो रही है, नीचे एलोंगेशन, बीच में एक लाइन होगी जो इसकी लेंथ वही रहेगी जो ओरिजिनल थी। जो ओरिजिनल डी एक्स है तो ये लेंथ डी एक्स। इसको अगर हम कैलकुलेट करें बाय यूजिंग एस इक्वल टू आर थीटा, तो देन वी कैन डू इट इन दिस वे कि ये जो रेडियस है इसके सेंटर से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, इसको हम
रो से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक, इस आर्क का रेडियस, रो, रेडियस ऑफ कर्वेचर. सो दिस विल बी एस इक्वल टू आर थीटा के मुताबिक दिस लेंथ विल बी, आर्क लेंथ विल बी इक्वल टू आर विच इज रो ओवर हेयर represented by rho over here and angle subtended d theta. So dx is rho d theta. ये रिलेशनशिप है between d theta and dx. हम इसी को अगर रीराइट करें dx इक्वल टू रो d theta को, so we can write रो dx और d theta. रो को हम रेडियस ऑफ कर्वेचर को हम इससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और 1 ओवर रो जिसको हम कर्वेचर कहेंगे, रेसिप्रोकल ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर is d theta by dx, d theta by dx. अब ज़रा इस पे गौर कीजिएगा, हम कह रहे हैं d theta by dx. d theta क्या है? एंगुलर चेंज है, एंगुलर चेंज भी बिटवीन टू एंगल्स. इसके दो लोकेशन पे जो टेंजेंट्स ड्रॉ किए थे उनके बीच में एंगुलर चेंज है. dx से डिवाइड अब जब आप कर रहे हैं, इसका मतलब है जिन दो पॉइंट्स के बीच में आप चेंज इन एंगल निकाल रहे थे उनके बीच में जो डिस्टेंस है dx, उससे आप डिवाइड कर रहे हैं. इसको हम यूँ कह सकते हैं एंगुलर चेंज पर यूनिट लेंथ. d थीटा बाई dx को एंगुलर चेंज पर यूनिट लेंथ. इसका मतलब ये कि कर्वेचर कुड बी डिफाइंड एज एंगुलर चेंज पर यूनिट लेंथ. इसका मतलब क्या है? अगर हम dx 1 लें फॉर अ यूनिट लेंथ, dx इक्वल टू 1 ज़रूरी नहीं कि कोई एक पूरा 1 मीटर हो. अगर आप लेट से कहें कि 1 माइक्रोमीटर या 1 नैनोमीटर, ये भी हम यूनिट लेंथ यूज़ कर सकते हैं टर्म, ज़रूरी नहीं कि वो पूरा मीटर हो. सो 1 ओवर रो कुड बी equal to d theta if you consider unit length. If this is unit length, then curvature and d theta will be numerically equal. So curvature could in that case, अब ये जो 1 over rho है corresponding to dx equal to 1, this is called phi. इसको हम यूनिट कर्वेचर, बट समटाइम्स हम इसको सिंपली कर्वेचर की टर्म भी यूज़ करेंगे. यूनिट कर्वेचर आल्सो कॉल्ड सिंपली कर्वेचर फॉर ब्रेविटी, फॉर छोटा नाम देने के लिए, ठीक है. सो फाई बिकम्स इक्वल टू डी थीटा फॉर यूनिट कर्वेचर ऑफ द बीम. यानी कर्वेचर तो बेसिकली रेसिप्रोकल है ना रेडियस ऑफ कर्वेचर का, तो इसके यूनिट्स तो हैं बेसिकली 1 ओवर जो आप रो के यूनिट्स लें. अगर रो के यूनिट्स लेट से आप इंच ले रहे हैं तो 1 ओवर इंच कर्वेचर के, रेडियस ऑफ कर्वेचर के यूनिट अगर आप इंच ले रहे हैं तो कर्वेचर के 1 ओवर इंच. तो यही हम अब हम यूज़ करने जा रहे हैं इन आवर डिस्कशन. सो ये जो हमने कर्वेचर को यहाँ डिस्कस किया है, यानी ये जो डी थीटा एंगल है, यही आप देखें ना, अगर हम dx1 ले लें तो ये जो d थीटा एंगल है, यही इसी को हम कर्वेचर, यही कर्वेचर बन जाएगा. ये जो एंगल शो किया है, इसका मतलब ये है